गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हम आपको महादेवी वर्मा के बारे में बता चुके हैं, जो कि इस पाठ की लेखिका हैं। गिल्लू की समरी बता चुके हैं। आज हम पाठ पढ़ेंगे गिल्लू का। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। जूही एक प्रकार का पीले रंग का फूल होता है और अनायास माने अचानक, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, तो सोन जूही के में पीले रंग की कली लगी थी और कली को देखते ही लेखिका को उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो कि इसकी लता की घने छाया में छिपकर बैठता था, हरियाली में बैठता था। और फिर लेखिका जैसे ही वहां पहुंचती थी, उसके कंधे पर कूदकर उसको चौंका दिया करता था। एक समय था जब लेखिका कली ढूंढती थी, पीली कली को ढूंढती थी, परंतु आज उसे उस लघु प्राण की, उस छोटे से जीव की खोज है। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया। अचानक एक दिन सवेरे लेखिका ने देखा कि एक दिन सवेरे अचानक बरामदे में देखा उन्होंने जाकर कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआल का खेल खेल। यह खाक भूषुंडी वे विचित्र पक्षी, कौवों के विषय में कहा उन्होंने, एक साथ समादरित अनादरित, अति सम्मानित अति अपमानित, कि एक साथ इनको सम्मान भी दिया जाता है, इनका अनादर भी किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो लेखिका ने इसमें बताया है कि जब पितृपक्ष होता है, हिंदू धर्म में पितृपक्ष होता है, तब हम अपने जो पूर्वज हैं उनको भोजन खिलाते हैं। भोजन खिलाने की परंपरा है और भोजन किस रूप में, जब किसी कौवे को खिलाया जाता है, पहला घर का बना हुआ भोजन का पहला ग्रास किसी कौवे को दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों तक ये भोजन पहुंच जाता है, तब ये हमारे लिए बहुत सम्मानित हो जाते हैं कौवे। और नहीं तो कौवे के कांव कांव किसी को अच्छी नहीं लगती। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। पहले लोग ये मानते थे कि अगर किसी के आंगन में, किसी की छत पर कौवा बोल रहा है, अर्थात किसी अतिथि के आने का संदेश दे रहा है। आज तो हमारे पास संचार के बहुत सारे साधन हैं, मोबाइल पर तुरंत खबर आ जाती है, फोन आ जाता है हमारे पास कि अमुक अतिथि हमारे घर आने वाले हैं। लेकिन पहले कौवे कांव कांव करते थे यदि घर के आंगन में और छत पर, तो लोग समझते थे कि कोई ना कोई आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, तिरस्कार के रूप। कान में इनकी आवाज चुभती है, बहुत अच्छा नहीं समझा जाता कौवे की कांव कांव। अभी लेखिका कौवे के बारे में सोच ही रही थी, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। वो कौवे के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक उनके सोचने में रुकावट आ गई। क्यों आ गई रुकावट? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, गमले और दीवार के बीच में, जोड़ में, उनकी नजर एक छोटे से जीव पर जाकर रुकी। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं गिलहरी के। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, उसको खा जाना चाहते हैं कौवे। दोनों कौवे इसीलिए लगे हुए थे। काकद्वय की चोंचों के दो घाव, काकद्वय दोनों कौवे की चोंचों के दो घाव
उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। उस छोटे से जीव पर 2 घाव हो चुके थे। कौवे की चोंच बहुत पैनी होती है, बहुत नुकीली होती है, तो वो उनसे गिलहरी के ऊपर घाव कर चुके थे। और गिलहरी तो बहुत छोटा सा बच्चा था, उसमें जान ही कितनी थी। वो निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था, बेहोश था। निश्चेष्ट मीन्स बेहोश था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता। जितने लोग थे वहां सबने अपनी अपनी राय दी कि अरे कौवे ने इसको चोंच मार दी, अब इसके बचने की कोई संभावना नहीं, अतः इसको छोड़ दिया जाए, ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर लेखिका अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से उसका खून पोंछा, रक्त पोंछा और घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, जैसा कि हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ही नहीं सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। उसका मुंह नहीं खुल रहा था गिलहरी के बच्चे का, और इसलिए उसके मुंह में दूध गया ही नहीं। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत देर तक उसका उपचार किया गया, उसका इलाज किया गया। उसके बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त मीन्स निश्चित हो गया था कि लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीचे नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में उसके स्निग्ध माने चिकने रोए, झप्पेदार पूंछ और चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। इतना सुंदर वो हो गया था कि जो उसको देखता वो आश्चर्य करता कि ये वही गिल्लू है, ये वही गिलहरी है जो मरणासन अवस्था में लेखिका को मिला था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका ने क्या किया, उन्होंने फूल रखने की एक डलिया, हल्की सी डलिया में रुई बिछाई और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। जब लेखिका लिखने बैठती तब वो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी इतनी तीव्र इच्छा उसके मन में होती कि उसने एक उपाय खोज निकाला। वो क्या करता था गिल्लू, वो लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसको पकड़ने के लिए ना उठती। कभी लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अब उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका सारा छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। सिर्फ 2 पंजे ऊपर रहते। आप कल्पना करके देखिए कि गिलहरी का मुंह ऊपर है और उसके 2 पंजे बाहर है, बाकी शरीर उसका लिफाफे के अंदर है। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह उनको सूचना देता, और जब लेखिका उसको काजू या बिस्कुट भी दे देती तो उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर वो उसी स्थिति में उसको कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, अर्थात उसकी युवावस्था आई। नीम चमोली की गंध लेखिका के कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते हुए देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। उन्होंने क्या किया, लेखिका ने इसके लिए उन्होंने उसकी कीलें निकाल दी जाली के और जाली का एक कोना खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। लेखिका को लगा कि जैसे वो किसी पिंजड़े में कैद था, बाहर जाकर उसने मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाने की भी एक समस्या थी।
आवश्यक कागज पत्रों के कारण लेखिका का कमरा बंद ही रहता था। जब लेखिका बाहर जाती थी तो उनका ये कमरा बंद रहता था। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से लौटने पर उनका कमरा खोला गया और उन्होंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गुल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर इनके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से ये उसका नित्य का क्रम हो गया, अपना लाड़ दिखाने का, अपना स्नेह दिखाने का ये उसका क्रम हो गया कि लेखिका जैसे ही लौटती वो उनके सिर से पैर तक ऊपर नीचे करने लगता। ये देखिए गिल्लू के खाना खाने का एक चित्र। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। जैसे लेखिका जाती गिल्लू भी बाहर, और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे, उससे समय का इतना अनुमान था कि ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जैसे पेरेंट्स के आने पर बच्चे घर में घुस जाते हैं, ठीक वैसे ही गिल्लू की स्थिति थी कि जैसे ही लेखिका के आने का समय होता वो अपने कमरे में आकर झूला झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान में छुप जाता, फूलों में छुप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में छुप जाता और कभी सोनजूही की पत्ती में। लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी, हमने बताया था, वो घायल पशु पक्षियों को अपने घर ले आती थी और उनको आश्रय देती थी, उनको पाल लेती थी। तो सबसे उनको बहुत लगाव था, बहुत स्नेह था उनका। परंतु उनमें से किसी को भी लेखिका की थाली में खाना खाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि किसी ने उनकी थाली में बैठकर खाया हो, चाहे कितना भी प्रिय कोई क्यों ना रहा। गिल्लू इसमें अपवाद था, अपवाद एक्सेप्शन था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और उनकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसको ट्रेन किया, उसको बैठना सिखाया थाली के पास, जहां बैठकर वो उनकी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता है। काजू उसका प्रिय भोजन था और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। उसको इतना प्रिय था कि यदि काजू नहीं मिलता तो वो दूसरा भोजन नीचे फेंक देता या तो खाता ही नहीं। इसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई, कुछ दिन अस्पताल में रही। उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। उसे लगता कि महादेवी वर्मा आ गई हैं और फिर किसी दूसरे को देख करके उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। परिवार के सभी लोग उसको स्नेह करते थे, सब उसे काजू दे जाते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में, जब लेखिका अस्वस्थ थी, बीमार थी, दुर्घटना का शिकार हो गई थी, तब वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना, यदि वो बहुत सहलाते सहलाते हट जाता तो ऐसा लगता कि कोई सेविका, कोई परिचारिका वहां से हट गई। गर्मियों में जब दोपहर में लेखिका काम करती तो गिल्लू बाहर नहीं जाता, न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के लिए गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था, एक नया तरीका निकाला था। वो उनके पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही से आप परिचित होंगे। सुराही मिट्टी का बर्तन होता है जिससे पानी ठंडा हो जाता है, देशी फ्रिज भी कह सकते हैं उसको। तो उसको उसी से ठंडक मिलती रहती। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आई। हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि अलग अलग प्रजातियों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। ये जो गिल्लू इनके महादेवी वर्मा के यहाँ था, उसकी अवधि, उसके जीवन काल 2 वर्ष का था। दिन भर उसने ना कुछ खाया, ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी, कष्ट में भी, वो अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसने उसने
जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही सुबह होते ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात उसकी आत्मा किसी और जीवन में प्रवेश कर गई होगी, ऐसा कल्पना की जाती है। परंतु उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुकात का, उस छोटे से शरीर का किसी वासंती दिन जूही की पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका को ऐसा लगता है जैसे किसी दिन छोटा सा पीला फूल खिलेगा और जैसे उसका पुनर्जन्म हो जाएगा, ऐसा लेखिका की कल्पना है। उसे संतोष मिलता है सोच के कि किसी दिन पीले फूल के रूप में उन्हें गिल्लू के दर्शन हो जाएंगे। तो ये थी मर्मात्मक कहानी, जिसमें गिल्लू का अंत हो गया, गिल्लू की मृत्यु हो जाती है, लेकिन लेखिका को उससे इतना प्यार हो गया था कि उन्होंने सोन जूही की लता के नीचे ही गिल्लू को समाधि दी, ताकि कभी, क्योंकि दो कारण थे उसके, कि एक तो उसको वो लता बहुत अधिक प्रिय थी, दूसरे लेखिका को विश्वास था कि किसी दिन पीले फूल के रूप में वो उसे पुनः देख सकेंगे।